आप सबका पत्रकार बंधुगण का यहाँ पर जिला कार्यालय में पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जो मेन मुद्दा था, जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र था, वो आप सबको पता है कि कैबिनेट में वो फैसला पास होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी। और उसके अंदर बाकी डिटेल हम आपको, हमारी बहनें भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, साथ में हमारे ज़िले में मंत्री, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो प्रदेश ने तय किया है कि महिलाओं के मुद्दों के रखने के लिए अर्चना ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। और महिला शक्ति जो हमारे मोर्चा है उसके हमारे ज़िले की अध्यक्षा भारती सैनी जी भी हमारे साथ हैं और बहनें भी हमारे साथ हैं। हमारे ज़िले के महामंत्री भी, मीडिया प्रभारी भी हमारे साथ हैं, विकास जी भी, योगेश शास्त्री जी भी, अन्य लोग भी। तो उसी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए अर्चना ठाकुर जी आपको बताएंगी लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। 25 सितंबर से जो लागू हो रही है, 1 लाख तक की आय वाली जो बहनें, उनको 2100 रुपये मासिक मिलेंगे, जो पात्रता के आधार पर जो इसके लिए पात्र हैं, और एक घर के अंदर कितनी भी महिलाएं वो सबको मिलेंगी। तो उसके बारे में अर्चना जी बात करेंगी। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अर्चना जी इस विषय को रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना पे बोलने का, बात रखने का अवसर दिया। सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं हरियाणा की सभी माताओं, बहनों, हमारी सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 25 सितंबर 2025 से हमारे मुख्यमंत्री जी ने दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना की शुरुआत कर दी है। एक अद्भुत योजना, एक ऐसी योजना जो अंत्योदय के सपने को साकार करती दिखाई दे रही है। एक ऐसी योजना जिसमें सभी माताओं बहनों को स्वाभिमान के साथ जीने का तरीका मिल गया। मैं गांव के प्रांगण से आती हूँ और एक मध्यम परिवार से भी हूँ। मैंने ये देखा है कि जब भी महिलाओं को अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करना होता था तो वो अपने पति से, अपने बेटे से, अपने परिवार से हाथ फैलाती थी। ये जो योजना है, इसके साथ एक भी महिला अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए परिवार की तरफ हाथ नहीं फैलाएगी। तो इस तरह की अद्भुत योजना को लागू करके मैं ये कहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी बहनों पे बहुत बड़ा उपकार किया है। अभी इस योजना के तहत प्रथम चरण में जिन महिलाओं की आमदनी 1 लाख और इससे कम होगी, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन बाकी बहनों को भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमें इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि आने वाले चरण में और भी हमारी जो बहनें हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है, इसमें 20 से 22 लाख लगभग महिलाओं को फ़ायदा होगा। एक बार आप ये सोच के देखिए, 20 से 22 लाख महिलाओं को जब ये फ़ायदा होने जा रहा है तो कितनी बड़ी संख्या है ये वो महिलाएं हैं जिनके लिए 2100 रुपये की एक अहमियत है। पैसे वाले व्यक्ति को शायद इसका इतना आभास ना हो, लेकिन जिसके घर में 1 लाख से कम की आमदनी है, उसको अगर उस महिला को 2100 रुपये पर मंथ मिलेगा, मैं ये कहती हूँ उसके घर में दिवाली के आने जैसा है। एक घर में, इसमें कोई महिलाओं की संख्या का बाध्य नहीं है। अगर एक घर में 1, 2, 3, 4 जितनी भी महिलाएं हैं, ये इस योजना का लाभ उन सब पात्र महिलाओं को मिलेगा जो इसके दायरे में आती है। और इसमें उम्र का 23 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जब भी कोई पार्टी चुनावी माहौल में आती है तो वो अपना संकल्प पत्र जारी करती है। बाकी पार्टियां इसे घोषणा पत्र का नाम देती है और हमारी जो पार्टी है वो इसको संकल्प पत्र का नाम देती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी हरियाणा सरकार ने लगभग इस संकल्प पत्र की 60% जो वादे किए थे वो पूरे कर चुके हैं और बाकी पाइपलाइन में है। और मुझे ऐसा लगता है समय रहते ही उन वादों को भी पूरा कर लिया जाएगा।
ठीक है, आपने आय का क्राइटेरिया क्या रहेगा? एक हाउस वाइफ के लिए तो कोई आय नहीं, उसकी सिंगल शून्य है। परिवार मतलब? क्या है? परिवार की आय 1 लाख रुपए। आय का क्राइटेरिया क्या रहेगा? लेकिन कोई शून्य आय नहीं है। 1 लाख परिवार की आय लेंगे ना, नहीं, परिवार की आय लेंगे ना, परिवार की आय लेंगे। आपने शायद सारे नॉर्म्स पढ़े ही होंगे। वो मुख्यमंत्री जी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़े स्पष्ट तरीके से एक बात को रखा था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप वो और अच्छा, जिसकी आय नहीं है उसके लिए तो बन ही गए, लेकिन परिवार की सामूहिक आय उसके अंदर लेंगे जी। और 23 से 60 भी इसलिए रखे क्योंकि 60 वर्ष के बाद तो बुढ़ापा पेंशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। और अगर किसी महिला को कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर है या कुछ और है, अगर उसको किसी प्रकार का कोई पेंशन का लाभ मिल रहा है तो ये लाभ उसको अतिरिक्त दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। कोई आवेदन करना होगा या क्या चुनेंगे? देखिए, आवेदन करने के लिए उनको किसी CSC सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उनको एक हमारी जो है विभाग एक ऐप लॉन्च करेगा जो सबके फ़ोन पे होगा। वो अपने फ़ोन से अपने घर पे बैठ के इस आवेदन को कर सकती हैं। फिर भी अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो हमारे विभाग हमेशा तत्पर रहेंगे, हमारे विभाग के कर्मचारी तत्पर रहेंगे। अगर कोई भी महिला किसी भी समय उनसे संपर्क साध के अपनी जो उनकी दुविधा है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको वो क्लियर कर सकती हैं। और एक फ़ोन से 25 आवेदन कर सकते हैं, कोई लिमिट भी नहीं है उसके अंदर। 25 सिंपल फ़ोन की एप्लीकेशन, वो नहीं चलाती तो घर में कोई भी बच्चा चलाता होगा। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जिले की टीम है, सभी लोग उसमें हम सब सहयोग करेंगे। और इसके लिए 4000 से 4900 करोड़ के लगभग बजट भी इसमें फिक्स किया गया, 5000 करोड़ के लगभग, जो फर्स्ट फेज़ की ये योजना आएगी इसके अंदर। इन फ्यूचर कोई आय का दायरा बढ़ने का तो 1 लाख? जी बिल्कुल, ये भी पाइपलाइन में अभी, उसमें प्रदेश में कैबिनेट में जब मंजूरी मिलेगी तो ये बनेगा। तो अभी पाइपलाइन में आगे का कर रहे हैं। एक फेज़ में अभी पहले फेज़ के अंदर, अभी ये अंत नहीं है, पहले फेज़ के अंदर ये है। और ये आने भी आपके खाते में 1 नवंबर को शुरू हो जाएंगे, जब हरियाणा दिवस है तब से। आवेदन 25 सितंबर से, क्योंकि दीनदयाल जी के नाम पर रखे। दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय के जनक थे कि आखिरी व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, इसीलिए उनके जन्मदिन से इसकी शुरुआत की। और यहाँ शुरुआत ही मतलब सबसे निम्न स्तर से लेके चले। कोई अन्य लाभ मिल रहा है तो क्या वो लाभ बंद हो जाएंगे, ये शुरू हो जाएगा इसके बारे में? जैसे नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, किसी को कैंसर है या किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसको हमारी सरकार कोई पेंशन या किसी प्रकार का लाभ दे रही है, उसको ये लाभ भी मिलेगा और वो लाभ उसको पहले से मिल रहा है। हाँ, अगर कोई महिला जैसे विधवा है या आश्रित पेंशन ले रही है या फिर 60 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुकी है तो वो इसकी पात्र नहीं होगी। वो इनकम दायरे में ही आ गई ना, 1 लाख का इनकम दायरा रखा है। और इसके अलावा तो कोई है नहीं। आप कांग्रेस शासित प्रदेश देखिए, 3 प्रदेशों में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक याद लागू नहीं है, जिसमें हिमाचल में भी एक घोषणा थी इसके अंदर। अब आप ये देखिए ना, 20 से 22 लाख महिला, कितना बड़ा मतलब कितनी ज़्यादा महिलाएं इसमें कवर हो गई। 5000 करोड़ का बजट है। दूसरी बात, इतनी सारी महिलाओं को ऐसी सुविधा देने के लिए पोर्टल भी तैयार होगा, उनको खातों के साथ लिंक भी किया जाएगा, लिंक भी जोड़ा जाएगा। तो धीरे धीरे एक एक चरण करके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। सबसे जो जानने योग्य बात है, सबसे जो मानने योग्य बात है वो ये है कि मात्र 1 साल के अंदर अंदर हमारी पार्टी ने जो महिलाओं से जो वायदा किया था, अपनी बहनों से जो वायदा किया था, वो CM साहब ने पूरा कर दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हरियाणा की प्रत्येक महिला CM साहब को केवल CM नहीं, अपना भाई मानती है और उन्होंने भाई होने का वायदा निभाया है। और मैं फिर से एक बार CM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी महिलाओं की तरफ से कि उन्होंने हमें मान सम्मान से, स्वाभिमान से जीना सिखाया है और हमारे लिए जो किया है, हम उसके लिए हमेशा CM साहब के, इस पार्टी के कर्जदार रहेंगे। गाँव तक इस योजना को पहुँचाने के लिए भी कोई रूपरेखा बनाई गई है? जी बिल्कुल बनाई गई है। हमारे संगठन जो है, संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता एक एक गांव में जाके, घर घर जाके, हम महिलाएं इसका सबसे पहले जिम्मा उठाएंगी। हम घर घर जाके एक एक महिला का पंजीकरण कराएंगे, उनका ऐप डाउनलोड कराएंगे या जहां पर भी उनको दिक्कत आएगी हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और पहले जो महिलाएं इसके पात्र हैं, सबके फ़ोन पे पहले से मैसेज आ जाएगा। और अगर नहीं भी आया तो जो महिला जिसको ये पता है कि मेरी इनकम 1 लाख या फिर इससे कम है, तो वो उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। PPP की आय को लेकर बड़ा लोगों की अभी समस्याएं बरकरार हैं।
जिनको 2 पहिया वाहनों के मालिक नहीं, 4 पहिया के मालिक बना दे उनके उसका विषय मैं लेता हूँ। 4 लाख रुपए होगी। नहीं, आप तो पर्सनल विषय लेंगे बहुत सारे। नहीं, उनका विषय अलग है, उनका लाडो लक्ष्मी का है। देखो आज मैं लेता हूँ इसका विषय। जी उसके अंदर हो सकता है कोई डाटा का त्रुटिकरण हो। आपके अगर ऐसे कोई केस हो तो आप मेरे पास लेके आए, उसका त्रुटिकरण शुरू किया जाएगा। उनका विषय लाडो लक्ष्मी का था। अगर इस प्रकार का संगठन का कोई है तो नहीं, प्रधान नहीं, जी, ठीक है अब एक समस्या और भी है, आपको जी, पता मैं कर लूँ होगा। अपनी तरफ में कि फिर आप बताओ। बताओ शूट, पहले भारती जी का क्लिप ले लो आप, एक बार फिर कर लेते हैं। भारती जी, ठीक है। फिर मेरे को माइक लगा देना, फिर पूछना आप जो पूछना। जी जी आप ले लीजिए। बहुत अच्छा। जी, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आज जिला कार्यालय में आप और हम सभी एक विषय को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज जो 28 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना के बारे में जो एक बहुत ही सुंदर, मैं तो ये कहूँगी एक तोहफा महिलाओं को जो दिया है, और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर 25 सितंबर से इस योजना का जो शुरुआत होगी, वो हम सभी महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं तो ये कहूँगी आज हमारा भारत देश विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है, और उसमें हमारी केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों ही महिलाओं को आगे रखते हुए हर योजना का लाभ महिलाओं को मिले, और विशेषकर जो योजनाएं महिलाओं को ही के लिए लागू की गई है, उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगी कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो शुरुआत की गई थी, उसमें महिलाओं को छोटे छोटे आर्थिक जो मदद देके महिलाओं को सशक्त बनाने का जो हमारी सरकार, प्रदेश सरकार, भारत सरकार जो निर्णय लिया था, वो आज बहुत ही सही दिशा में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बहुत सी महिलाएं हैं सेल्फ ग्रुप के माध्यम से ही लखपति दीदी जो बनी हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो सभी उनसे आज हर महिला को टिप्स पे वो सब योजनाएं याद हैं, क्योंकि उन योजनाओं का लाभ उठा रही है। और दूसरा, एक बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को इज्जत घर देकर जो सम्मान दिया, शायद किसी सरकारों ने इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बारे में सोचा और महिलाओं को इज्जत घर देकर जो सम्मान दिया, मैं उनके लिए हमेशा धन्यवाद करूंगी सभी महिलाओं की तरफ से, क्योंकि ऐसा सोचना एक बहुत बड़ा बात थी। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जो एक शुरुआत की थी, आज वो जो एक जन आंदोलन बन गया था। शायद पिछली सरकारों ने कभी सोचा नहीं था कि कन्या को जन्म लेने से पहले ही उनको गर्भ में ही मार दिया जाता था, लेकिन ऐसी सोच को भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे रखते हुए आज जो हमारा सेक्स रेशियो था, आज वो बराबरी पर है। तो मैं हमारी केंद्र और प्रदेश दोनों ही सरकारों का पूरी नारी शक्ति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो बारिश जो हुई है ना, उससे पूरा शहर यहाँ तक कि डीसी का निवास भी डूबा हुआ है। देखिए बिल्कुल आपका सही विषय है। और जो पहले जब ये शहर बसा, ये सेक्टर भी बसा, तो जिन सरकारों में बसा, जब प्लेन लैंड थी एक्वायर की गई, आधी जगह भ्रष्टाचार इतना चरम पे था कि स्टॉर्म वाटर के पाइप मिसिंग थे, सीवरेज लाइन आदि थी। तो अब देखिए कितना भ्रष्टाचार था, उनके ऊपर बिल्डिंगें बनती गई। हम तो त्रुटिकरण का काम कर रहे हैं, हम तो भुगत रहे हैं जो पुरानी गलत सरकारों ने किया भ्रष्टाचार करा पूरा का पूरा। पाइप के पाइप गायब कर दिए, इससे ज़्यादा प्रूफ क्या होगा आप देखिए। आज उसके लिए त्राहिमाम कर रहा है शहर भी। आप देखिए पिछले कितने सालों से पुल बाजार के अंदर ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम जब डला, ये भाजपा ने करा, पुरानी सरकारें क्या नहीं कर सकती थी। इसी प्रकार से यहाँ का भी हमने संज्ञान लिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सेक्टर के अंदर भी पानी भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ, उसके बेस में जाइए आप। अगर ये सिस्टम ठीक होता या पानी के पाइप ठीक डले होते, स्टॉर्म वाटर का, रेन वाटर का और आपका सीवरेज लाइन ठीक होती, तो क्या आज ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती? बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर भी सभी जो एक बार जब बिल्डिंगें बन जाती हैं, उनके बाद काम करना बड़ा मुश्किल होता है। प्लेन ग्राउंड के अंदर अगर ये चीज़ें पूरी ईमानदारी के साथ होती, पब्लिक को ध्यान में रख के, तो आज हमें ये सिचुएशन नहीं फेस करनी होती थी। इस चीज़ों का भी सॉल्यूशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे सारा जो प्रशासन है उस पर लगा हुआ है। बहुत जल्दी हम आपका सॉल्यूशन भी देंगे और बहुत जल्दी इन पे काम भी किया जाएगा। जो मिसिंग पाइप हैं उनकी लाइनों को पूरा जोड़ने का काम किया जाएगा और भी चीज़ें करी जाएंगी इसके अंदर। आप कहते हैं कि संगठन एक है और सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं। कोरियावास के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, महर्षि चवन नाम रखा गया आपकी सरकार के द्वारा। नामकरण के मुद्दे को लेकर एक बड़ी राजनीति हो रही है। नांगल चौधरी से लेकर दिल्ली के दरबारों तक की राजनीति है उसमें शामिल। तो राजनीति जरूरी है, काम जरूरी है? देखिए सबको अपनी मांग रखने का हक है।
किसी को भी नहीं है, लोकतंत्र है देश के अंदर। सब लोगों को जो चीज़ पसंद होती है अपनी अपनी मांग रख सकते हैं, सभी की भावनाओं का सम्मान, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई आदमी कहता है, अगर आप कहते हैं किसी कुछ लोग भी लगे हैं उसके अंदर, या जो पंचायतें भी उस चीज़ की डिमांड कर रही हैं, और जब पहले भी रखा गया तो सरकार के द्वारा ही रखा गया था। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने जो नाम सोच समझ के रखा हम उसका भी समर्थन करते हैं। और अगर सरकार को निर्णय लगता है किसी भी प्रकार का कि इसको नाम को चेंज करना चाहिए, अगर सरकार को लगता है और चेंज करते हैं, तो हम पूरा संगठन उसके साथ हैं, क्योंकि हमारा संगठन का समर्पण अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने नेताओं के प्रति हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। भाजपा में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता और ना प्रेशर में लिया जाता है। नाम जरूरी है या सुविधाएं जरूरी है, आप इतना बताइए। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ ना कि ये पहला मेडिकल कॉलेज है। सुविधा अगर नहीं ज़रूरी होती तो हमारे ज़िले को पहला मेडिकल कॉलेज भाजपा की सरकार के अंदर मिला। आज से पहले आपने कब हाईवे देखे थे? आप भी यहीं पैदा हुए, मैं भी यहीं पैदा हूँ, पला बड़ा हूँ। हमने कब इतने हाईवे देखे थे? और आप तो उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर पानी का भी नामो निशान नहीं था। पिछली सरकार, आपके क्षेत्र के अंदर भी जो पानी आया वो भाजपा की देन है। आपके गांव के आसपास के भी वाटर टैंक बने हुए हैं बड़े बड़े, नहरों को भी कलेक्ट किया गया है, वाटर लेवल भी आज ऊपर है, वो भाजपा की देन है। तो भाजपा कर्म में विश्वास रखती है। ये नाम वगैरह अलग बातें हैं जो भी आप विषय रख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, सबका अपना, किसी की भावना कहीं जुड़ी होती है। हो सकता है किसी को कोई नाम पसंद हो या कोई कारण रहा हो, दोनों ही बातें। तो मेरे लिए तो मूलभूत सुविधाएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे रही है। आपके क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स हब भी आया है, एम्स भी हमारे बराबर जिले में आया है, हमारे यहाँ से 3 नेशनल हाईवे भी गुजर रहे हैं, रोडों का भी अच्छा काम हुआ है। तो हम बिल्कुल समांतर विकास जो प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारे ज़िले में भी क्षेत्र विशेष को ध्यान में ना रख के पूरे ज़िले के अंदर भी समांतर विकास हुआ है। और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के उसके सोच और समर्पण के उसी विचारधारा के आधार पर हम कार्य को पूरा करते आ रहे हैं। और आने वाले टाइम पे यहाँ पर शिक्षा में भी, और चाहे रोज़गार के अंदर भी, चाहे आप मूलभूत सुविधाओं के अंदर बात करें या चिकित्सा के अंदर बात करें, अभूतपूर्व काम हुआ है और होता भी रहेगा आगे भी। जैसे कि सर लगता है नारून शहर में आज कई कॉलोनियाँ, कई बस्तियों में पानी इतना हालात से ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। और अभी आपने सर कहा कि भाजपा सरकार के अंदर भ्रष्टाचार की बात हम नहीं करते, वहीं एक नारून शहर के अंदर एक छलक नाला है जी, जिसके अंदर सर 38 करोड़ रुपए का बजट भी लग चुका है। अभी तक उस कार्य को पूरा नहीं कर पाई भाजपा सरकार। क्या उसके अंदर आप भ्रष्टाचारी कहेंगे या काम अधूरा कहेंगे? देखिए, नंबर एक तो कभी कभी कॉलोनी बस जाती है, हम लोग आप लोग भी कॉलोनी, कई कच्ची कॉलोनी बसी है, लीगल कॉलोनी बसी, प्लॉट खरीद लेते हैं, उसके अंदर पूरी सुविधाएं भी नहीं होती, उसके अंदर कोई सीवरेज लाइन नहीं होती है, कुछ नहीं होती। बाद में हम डिमांड करते हैं उनको पक्का भी किया जाए या रेगुलराइज किया जाए। ऐसी कुछ कॉलोनी के आपको पता भी होगा, एप्लीकेशन भी लगी हुई हैं, कई जगह सरकार उनको रेगुलाइज भी करती है। तो उनके अंदर कई कॉलोनी वो हरियाणा जो शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर है, कोई नगर परिषद नगर निगम के अंदर है, अलग अलग बॉडीज़ हैं जो उनकी। दूसरा, आप जो नाले की बात करें, मेरे संज्ञान में एग्जैक्ट चीज़ नहीं है कि क्या उसमें कितना बजट पास हुआ, कुछ नहीं, क्या नहीं हुआ, काम पूरा क्यों नहीं हुआ। तो कई बार जब हम एस्टिमेट बनाते हैं उसके बाद बजट भी बढ़ जाता है। मान लो 30 करोड़ का एस्टिमेट बना, हो सकता है 70 करोड़ में प्रोजेक्ट पूरा हो। इसी प्रकार जैसे महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल का भी था, शुरू में मेरे ख्याल से उसका 18 करोड़ का था, फिर शायद 28 का था, टेंटेटिव फिगर में दे रहा हूँ, अब शायद 70 करोड़ रुपए से ऊपर का है उसका जो टेंटेटिव बजट और जो अप्रूव होना जो उसमें ज़रूरत है। हो सकता है 35 करोड़ रुपए उसमें सफिशिएंट ना हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें पूरी जड़ तक जाए बगैर मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। तो अगर ये नहीं कहता, भ्रष्टाचार तो होने का सवाल ही नहीं है। और अगर ऐसा भ्रष्टाचार कहीं सरकार की आंखों के नीचे हो जाता है तो हमारा तंत्र इतना मजबूत है, हमारे मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलते हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाता उसके ऊपर। भ्रष्टाचार का उदाहरण देता हूँ आपको जी, पब्लिक हेल्थ के अंदर एक गांव का सरपंच पिछले 2 साल से 2 तनख्वाह ले रहा है। सभी मीडिया कर्मियों ने इस खबर को छापा और उसके अंदर 3 अधिकारी चार्जशीट किए गए हैं, जो मेरे पास अभी तक अपडेट है। करीब 15 से 20 दिन का समय गुजर चुका है इस बात को। आप मुझे ये बताइए, जब सारी चीज़ें सामने हैं तो कार्रवाई करने को लेकर सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती पूरी तरह से? तो आप जो चार्जशीट, अधिकारी बोलने तक तो तैयार नहीं है। आप ये देखिए, अब अधिकारी कोई यारो नहीं है, अधिकारी ज़रूरी नहीं कि हर बात पे बोले पब्लिक फोरम के ऊपर। एक्शन आपने जो बोला, चार्जशीट है, क्या वो एक्शन नहीं है? चार्जशीट क्या यूं ही हो जाती है? आपने खुद स्वयं बोला कि 3 अधिकारी चार्जशीट हो चुके हैं, इसका मतलब सरकार ने संज्ञान लिया और एक्शन लिया, तभी तो चार्जशीट हुए। और कानून का भी अपना एक प्रोसीजर होता है। आप अगर किसी पे आज केस भी दर्ज करने जाते हैं, ऐसे नहीं जाते आपकी FIR दर्ज हो जाती, डिपेंड करता है, क्योंकि मैं वकील भी हूँ। आप
हर एक मामले से अलग अलग मामला अलग होता है। किसी में एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद उसमें चार्जशीट भी होती है, उसके अंदर केस चलता है, तो ओवरनाइट कुछ नहीं होता। आपने स्वयं ही जवाब दिया कि 3 लोगों पे चार्जशीट हो चुकी है, तो वो कार्रवाई है वो, और उसमें उचित कार्रवाई सरकार करेगी, बिल्कुल करेगी। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी एक सभा कर रहे थे, और उस सभा के अंदर उन्हीं की मंच के द्वारा एक इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है मोदी जी की माँ के लिए। मैं कहती हूँ माँ शब्द केवल एक शब्द नहीं है, भावना है। अगर किसी की माँ के लिए भी इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो मैं ये कहती हूँ ये बहुत निंदनीय है, और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हम। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि खुले मंच पे आके राहुल गांधी माफ़ी मांगे, सभी महिलाओं से माफ़ी मांगे, इस देश से माफ़ी मांगे, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में किसी भी, मैं कहती हूँ विश्व के किसी देश की आपका उदाहरण ले लीजिए, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री की माँ को इतनी अभद्र तरीके से बोला गया हो। और अगर राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं ये कहती हूँ पहले भी महिलाओं ने उनको सबक सिखाया है, बिहार की महिलाएं भी उनको वोट के रूप में सबक सिखाएंगी, और अगर वो सार्वजनिक मंच पे जब तक आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारा विरोध प्रदर्शन उनके प्रति ऐसे ही सुचारू रहेगा, पुतले जलते रहेंगे। उनको सार्वजनिक मंच पे आकर सभी महिलाओं से माफ़ी मांगनी ही होगी। ये केवल भाजपा कार्यकर्ताओं का नहीं कहना है, ये पूरे भारत की महिलाओं का कहना है कि वो अपने स्वाभिमान को किसी भी रूप में ठेस नहीं पहुंचाने देंगी। एक भारतीय जनता पार्टी है, भारत में देश के सबसे सर्वोच्च पद पर महिला बैठी है, भारत का वित्त मंत्रालय एक महिला के हाथ में है, यानी कि पूरे भारत में कहाँ क्या रचना होनी है ये एक महिला को दिया हुआ है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। सशक्त भारत, सशक्त महिला। अगर वो ऐसा विचार नहीं रख सकते तो अगर महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकती कांग्रेस पार्टी, तो अपमान करने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है।